गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th स्टैंडर्ड का हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक मास के बारे में और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कशन किए थे। आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। आज हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली में जो भी हमें एटॉमिक मास दिया होता है वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है। तो देखिए, पहले याद रखना है कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, आइसोटोप ये सबको पता होगा कि एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म में पाया जाना वो आइसोटोप कहलाता है। तो अगर डिफरेंट आइसोटोप का परसेंटेज दिया हुआ है तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला से उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे देखिए, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका होता है समेशन ऑफ PiAi by 100। अगर हमें Pi का वैल्यू परसेंटेज में दिया हुआ है तब, अगर वो फ्रैक्शनल में दिया हुआ है तो ये 100 हट जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए एवरेज, इसका मतलब हुआ एवरेज एटॉमिक मास कोई भी एलिमेंट का। समेशन ऑफ PiAi का मतलब क्या होता है? समेशन, इसका मतलब ऐड करना। Pi का मतलब हुआ परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप। जैसे कार्बन के 3 अलग अलग आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो अब कार्बन 12 का एबंडेंस नेचर में कितना है, 13 का कितना है, 14 का कितना है, उस एबंडेंस के हेल्प से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। तो Pi का मतलब हुआ परसेंटेज एबंडेंस ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास Ai। मतलब पहले वाले, इसका मतलब हुआ कि पहले वाले एबंडेंस को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस समेशन का मतलब प्लस दूसरा का एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास, थर्ड का एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल 100। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा कोई भी एलिमेंट का। इसको हम लोग इस प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 isotopes whose atomic masses are 10.01 and 11.01। क्वेश्चन में बोला कि नेचुरली, नेचर में जो बोरोन पाया जाता है उसके 2 आइसोटोप होते हैं। बोरोन के 2 आइसोटोप हैं। पहले वाले का एटॉमिक मास 10.01 है और दूसरे वाले आइसोटोप का एटॉमिक मास 11.01 है। और ये भी हमें दे दिया कि एवरेज एटॉमिक मास, याद रखना है कि जहां पे भी एवरेज एटॉमिक मास का बात हम कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप होंगे और उन सारे आइसोटोप के हेल्प से हम उसका एवरेज कैलकुलेशन करेंगे। तो बोरोन का क्वेश्चन में दिया हुआ कि बोरोन के 2 अलग अलग आइसोटोप हैं जिनका एटॉमिक मास 10.01, 11.01 है और उसका एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का दे दिया 10.81। तो बोला परसेंटेज ईच एबंडेंस कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन में हमें दे दिया आइसोटोप, ठीक है, उसके एटॉमिक मास दिया हुआ है। जो डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, इसका मतलब ए एवरेज बोल रहे हैं, ए बार ऊपर में डैश, ए बार, ए एवरेज। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू निकालने का फार्मूला अभी हम लोग देख रहे थे, पर एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। जिसका एबंडेंस लेंगे, परसेंटेज एबंडेंस लेंगे, उसी का एटॉमिक मास लेंगे, दूसरे का परसेंटेज एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास लेंगे, थर्ड वाले का एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास लेंगे और उसको एग्जैक्टली 100 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू, और यहां से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो पहले वाले का एटॉमिक मास 10.01। तो क्वेश्चन में बोला कि दोनों का एबंडेंस कैलकुलेट कीजिए, दोनों का एबंडेंस निकालिए, ठीक है, परसेंटेज एबंडेंस उसका क्या होगा। तो मान लेते हैं कि 10.01 का परसेंटेज एबंडेंस x है इनटू उसका एटॉमिक मास कितना दिया 10.01 प्लस परसेंटेज का मतलब टोटल 100। तो एक 10.01 वाला का एबंडेंस हम कंसीडर कर रहे हैं x, तो दूसरे वाले का एबंडेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस x इनटू उसका एटॉमिक मास हमें दे दिया 11.01 डिवाइडेड बाय 100। फिर से समझना है,
हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि 10.01 वाला जो आइसोटोप था, एटॉमिक मास वाला आइसोटोप था, उसका एबंडेंस x है। तो 11.01 वाला का एबंडेंस कितना होगा? 100 - x होगा, क्योंकि टोटल तो 100 होगा। तो पहला एबंडेंस को हमने x कंसीडर किया, एबंडेंस हमें निकालना है, वैल्यू x का निकालना है, तो पहला को x कंसीडर किया इनटू एटॉमिक मास 10.01। दूसरे वाले का टोटल 100 होता है, तो 100 - x इनटू एटॉमिक मास 11.01 और नेट डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया हमारा एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल। और हमें क्वेश्चन में दे दिया एवरेज एटॉमिक मास ऑलरेडी दिया हुआ है 10.81 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10.01x प्लस 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1101 माइनस 11.01x हो जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो 1081 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1081 इक्वल टू 10.01x प्लस 1101 माइनस 11.01x हो जाएगा। और 10.81 इधर ले आते हैं तो 1101 इक्वल टू 10.01 से हम लोग 11.01 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको माइनस अगर हम करें 10.01 से 11.01 को माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना? 10.01 माइनस 11.01, तो ये हो जाएगा हमारा -x हो जाएगा। और यहाँ से इसको माइनस करेंगे 11.01 से 1081 को, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा, ठीक है। 1101 करते हैं इसको, 1101 और 1081 ना, 02, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 20 माइनस 20 इक्वल टू -x, ये कैंसिल आउट हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। तो x हमने किसको कंसीडर किया था? 10.01 परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट टाइप आइसोटोप, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 10.01 था, उसका कितना आ गया? x 20%। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास कितना था हमारा? 11.01, तो ये कितना हो गया? 100 - x, तो 100 माइनस 20, ये 80% हो जाएगा। तो निकल गया हमारा परसेंटेज एबंडेंस सेकेंड वाला जिसका एटॉमिक मास 11.01 था वो 80% है, और परसेंटेज एबंडेंस जिसका एटॉमिक मास 10.01 था वो 20% है। इसी टाइप से यहां से हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये तो परसेंटेज एबंडेंस वाला क्वेश्चन रहा। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहता हमें कि जैसे हमारे पास बोरोन आइसोटोप दिया हुआ है, आइसोटोपिक मास दिया हुआ है, ठीक है, और उसका परसेंटेज एबंडेंस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था हमारा। आइसोटोपिक मास और उसका परसेंटेज एबंडेंस दे दिया। पहला वाला जो हमें बोरोन दिया उसका आइसोटोपिक मास 10.01 है, इसका एबंडेंस 20% आया। दूसरा वाला जो बोरोन है उसका आइसोटोपिक मास 11.01 है, उसका एबंडेंस 80% है। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ देता कि इन दोनों के हेल्प से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, तो हम लोग लिख सकते थे, यहां से बता सकते थे कि एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तरीका क्या होता है? फर्स्ट एटॉमिक मास 10.01 इनटू एबंडेंस 20 प्लस सेकेंड एटॉमिक मास 11.01 इनटू एबंडेंस 80, टोटल डिवाइडेड बाय 100 हो जाता। तो ये जब हम सॉल्व करते तो सॉल्व करने के बाद जो एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था बोरोन का, उसके इक्वल आ जाता। तो एक तो इस टाइप का डेटा दे दे, एटॉमिक मास एबंडेंस दे दे, तो हम एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन कर लेंगे। अगर एवरेज एटॉमिक मास हमें एवरेज एटॉमिक मास ही क्वेश्चन में दे दे, एवरेज एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे दिया और हमसे पूछा कि दोनों का परसेंटेज एबंडेंस निकालो, और दोनों का एटॉमिक मास दिया हुआ रहेगा जिसको हम आइसोटोपिक मास भी बोलते हैं, तो हम लोग एक को x कंसीडर कर लेंगे, दूसरे वाले को 100 - x,
सॉल्व करके x के वैल्यू को हम लोग आसानी से कैलकुलेट करके परसेंटेज एबंडेंस निकाल लेंगे। परसेंटेज एबंडेंस गिवन होगा तो हम एवरेज एटॉमिक मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन, ये होमवर्क है, सब लोगों को घर में ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में भी बताना है इसका आंसर कितना होगा। ये क्वेश्चन है, टू अकाउंट फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ नाइट्रोजन एज 14.0067, मतलब एक्चुअली में ये एवरेज एटॉमिक मास नाइट्रोजन का दिया हुआ है। बोला कि नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, 15 नाइट्रोजन और 14 नाइट्रोजन, इन दोनों का रेशियो क्या होगा नेचुरल नाइट्रोजन में, दो रेशियो, ये इसका मास नंबर दिया हुआ है ना, और इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास, क्वेश्चन को इससे बनाना है, इसके हेल्प से बनाना है, ये एटॉमिक मास के हेल्प से बनाना है। 14 वाला का दिया हुआ है एटॉमिक मास, 15 वाला का एटॉमिक मास दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है, तो बोला कि दोनों का रेशियो क्या होगा। तो क्या करेंगे, 15 वाला को मान लेंगे x, हिंट दे देते हैं, और ये वाले को मान लेंगे y, और x बाय y को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो ये बहुत सिंपल टर्म है, ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक मास को ग्राम में लिखना है, ऐसे लिखेंगे, when atomic mass expressed in gram, when atomic mass is expressed in gram, then it is called gram atomic mass, then it is called gram atomic mass, और 1 ग्राम एटम ही बोला जाता है, 1 ग्राम एटम। देखिए हम लोग पढ़े थे कि एटॉमिक मास का यूनिट AMU या सिंपली U होता है। अब अगर हम उस U को हटा के ग्राम में चेंज कर देंगे, ग्राम में यूनिट लिख देंगे, तो हम लोग उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, या उसी को हम 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल, हमें मालूम है कि एटॉमिक मास कैल्शियम एटम का ये होता है 40U। ये एटॉमिक मास कैल्शियम एटम 40U बोलने का मतलब हुआ कि कैल्शियम के एक एटम का मास 40U होगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये 40U का मतलब हुआ कि 1/12 ऑफ C12 से ये 40 टाइम्स हैवियर है। तो एटॉमिक मास कैल्शियम एटम का 40U हुआ। अब अगर हमें पूछा, इसी में पूछा कि इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा कैल्शियम का, तो हम लिखेंगे 40 ग्राम, सिंपल। एटॉमिक मास पूछा तो U, इसी का ग्राम एटॉमिक मास पूछा तो हम U को हटाकर ग्राम लिख देंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का हो जाएगा 40 ग्राम। और ये ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, 1 ग्राम एटम के बराबर। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम इक्वल टू लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम कैल्शियम का। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन पूछ दिया कि हमें दे दिया मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, ये दे दिया हमें 140 ग्राम। नाइट्रोजन एटम का टोटल मास 140 ग्राम दिया, और हमसे इसने पूछा कि नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना होगा। नाइट्रोजन का टोटल मास दिया 140 ग्राम, हमसे पूछा इसमें ग्राम एटम कितना होगा। सबसे पहले कैसे हम लोग ये समझेंगे, तो सबसे पहले हमें ये मालूम है कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन एटम का ये हो गया कितना, एटॉमिक मास नाइट्रोजन एटम का होता है कितना, 14U। जब एटॉमिक मास नाइट्रोजन एटम का 14U होगा तो हम उससे लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन एटम का कितना होगा, तो 14 ग्राम, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है उसके U को हटा के ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं हम, ग्राम एटॉमिक मास, किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, 1 ग्राम एटम के बराबर। तो सिंपल लिख देंगे 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 ग्राम एटम के इक्वल आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन में कितना दे दिया, 140 ग्राम, तो ये किसके इक्वल आएगा, 10
ग्राम एटम्स के इक्वल आएगा, दैट विल बी आंसर। तो अब हम फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पूछा कि ग्राम एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को निकालने के लिए हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, तो ग्राम एटम्स को निकालने के लिए जो उसका टोटल मास है उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसके ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। उसके टोटल मास को हम ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का हम यहां फॉर्मूला बना सकते हैं, लिख सकते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। GAM का मतलब हुआ ग्राम एटॉमिक मास। उसका टोटल मास ग्राम में होना चाहिए, टोटल मास ग्राम में दिया हुआ होगा और उसको GAM ग्राम एटॉमिक मास से हम डिवाइड करेंगे, जो आएगा दैट इज कॉल्ड, लिख सकते हैं क्या होगा, वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। ठीक, नाउ हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास का। हमने एटॉमिक मास डिस्कस किया, एटॉमिक मास AMU में, उसके बाद हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़े, उसके बाद फिर पढ़े एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होता है। एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास ही है ना। एवरेज एटॉमिक मास तब आता है जब कोई भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप होंगे और उनका एबंडेंस अलग अलग होगा, तो हम उनका एवरेज लेते हैं, उसको हम एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, इसलिए एटॉमिक मास जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट का वो फ्रैक्शन में होता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि वो एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है और उसका जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें फ्रैक्शन आता है। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब, इसको डिफाइन करते हैं हम ऐसे, द रिलेटिव मास ऑफ one molecule of a substance, the relative mass of one molecule of a substance is called its molecular mass। ये भी रिलेटिव मास है, रिलेटिव यहां पर भी वर्ड यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड हमारा बन चुका है, वो स्टैंडर्ड हमारा क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 एटम के मास का को 12 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसको AMU बनाया गया है। तो जब भी हमें रिलेटिव लिखा हुआ है, मतलब रिलेटिव का मतलब होता है कि हमें कंपैरिजन करना है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 से। तो द रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर मास। मतलब एक मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास होता था, एक एटम का मास एटॉमिक मास होता था। जब हम मॉलिक्यूलर मास का बात करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास मॉलिक्यूलर मास होता है। अब हम यहां से बोल सकते हैं द मॉलिक्यूलर मास कैन बी ऑब्टेन्ड, द मॉलिक्यूलर मास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, द मॉलिक्यूलर मास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ध्यान देना है, मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या है, बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। मॉलिक्यूल के अंदर में जितने भी एटम हैं उन सारे एटम के एटॉमिक मास को हम आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो मास आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास जिसको हम उसके एटम के एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के हमसे पूछा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे एटम का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स होता है। तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का पूछा, तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसके अंदर में जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। 1 × 2 सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4। एक एटम हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 2, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 16 × 4 ऐड करेंगे 98U आ जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास H2SO4 98U का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास होगा वो 98U होगा। कुछ और हम लोग निकालते हैं, जैसे देखिए हमसे पूछा कि मॉलिक्यूलर मास
वाटर का कितना होगा, तो सिंपली निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का 1 into 2, ऑक्सीजन का 16, ये कितना हो गया 18U हो गया। हमसे पूछा मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, इसमें नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 into 3, ये कितना आ जाएगा 17U आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब भी मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछा तो हम उसको उसमें जितने भी एटम हैं उन सारे एटम के एटॉमिक मास को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो मास आएगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो हम लोग अभी देखें कि मॉलिक्यूलर मास सारे एटम के एटॉमिक मास को ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिसको शॉर्ट में GMM बोल रहे हैं, जिसको लिख सकते हैं व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास GMM, और इसी को बोला जाता है 1 ग्राम मोल भी बोला जाता है, याद रखना है। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते थे ग्राम में तो उसको बोलते थे ग्राम एटॉमिक मास, वो 1 ग्राम एटम के इक्वल होता था। जब मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो वो GMM कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, और वो किसके इक्वल होगा 1 ग्राम मोल, या हम चाहें ज्यादातर 1 ग्राम मोल ही यूज होता है, हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, बट ज्यादातर 1 ग्राम मोल यूज होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज का बात करें, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का बात करें तो ये हो जाएगा, कार्बन का होता है 12 into 6, हाइड्रोजन का 1 into 12, ऑक्सीजन का 16 into 6, ऐड करेंगे 180U। ये मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180U, इसका मीनिंग ये है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास 180U हुआ। अब हम लोग निकालना चाहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं तो क्या डेफिनेशन क्या था कि मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करेंगे अगर हम ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास U में आया, अब इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं हटाकर, तो ये हो जाएगा हमारा 180 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 ग्राम मोल के इक्वल आ जाएगा। जैसे हमें एक क्वेश्चन पूछा, टोटल मास ग्लूकोज ये हमें दे दिया 1.8 किलोग्राम, ग्लूकोज का हमें टोटल मास दे दिया कितना 1.8 किलोग्राम। हमसे क्वेश्चन पूछा इसमें नंबर ऑफ ग्राम मोल, या इसी को क्या बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। तो टोटल मास ग्लूकोज का 1.8 किलोग्राम दिया हुआ है, हमसे पूछा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ग्राम मोल होंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालना हम लोगों को। तो ये जो 1.8 kg दिया, ये तो 1.8 into 1000 इक्वल टू 1800 ग्राम हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का कितना है 180 ग्राम, तो लिख सकते हैं 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये किसके इक्वल आ रहा है हमारा 1 ग्राम मोल के इक्वल आ रहा है। तो यहां से बोल सकते हैं 1800 ग्राम किसके इक्वल आएगा, तो 180 1 ग्राम मोल के इक्वल, तो 1800 किसके इक्वल 10 ग्राम मोल के इक्वल आ जाएगा। तो ग्राम मोल, नंबर ऑफ ग्राम मोल मेरा कितना आ गया 10 ग्राम मोल। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला बना देते हैं। फॉर्मूला ऐसे बना देते हैं कि अगर नंबर ऑफ ग्राम मोल अगर निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालना है, तो इसको निकालने का तरीका क्या, कैसे निकल रहा है
ये 10 ग्राम मोल कैसा है? टोटल मास को उसके जीएमएम से डिवाइड कर देंगे तो लिख सकते हैं मास इन ग्राम इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय जीएमएम। तो निकल जाएगा हमारा क्या? नंबर ऑफ ग्राम मोल। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल निकालने का फॉर्मूला हो गया मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय जीएमएम। जीएमएम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ये जीएमएम कुछ भी नहीं है, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट यू होता है, उसको रिप्लेस करके हम ग्राम लिख देंगे तो उसी को जीएमएम बोलेंगे। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम मोल के इक्वल होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मास और मोल, एवोगाड्रोस नंबर, ये क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।